हमने पुराने वीडियो में राजस्थान इतिहास के अंतर्गत मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था देख रहे थे। इस मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में हमने पुराने वीडियो में केंद्रीय प्रशासन को देखा था कि केंद्रीय प्रशासन का स्ट्रक्चर कैसा था। इस केंद्रीय प्रशासन के स्ट्रक्चर के अंतर्गत हमने विभिन्न प्रकार की जो है पदों को देखा। मंत्री पदों के अंतर्गत हमने चर्चा की थी, जिसमें अमात्य पढ़ा था, हमने अक्षपटलिक पढ़ा था, बंदी पुत्र पढ़ा था और विभिन्न प्रकार के जो नई वंशावलियां शब्दावलियां उत्पन्न हुई थी, जैसे दीवान, बख्शी, खानसमा, कोतवाल, खजांची, डोटीदार, मुत्सदी, इनके बारे में देखा था। विभिन्न पदों के बारे में और कुछ राजकीय आदेशों के बारे में पढ़ा था, जैसे परवाना, निशान, अर्जदास, ठीक है, मंसूर, रुक्का, ये पढ़े थे। अब पढ़ते हैं हम परगने का प्रशासन। चूंकि हमको पता है कि राज्य जो था वो राज्य बटा हुआ था परगनों में, और परगने बटे हुए थे गांव के अंदर। लगभग 20 गांव को मिला के नहीं एक परगना बनता था। जैसे ये राज्य है, जैसे मेवाड़ का हो या मारवाड़ का हो, और यहाँ से सेंट्रल पार्ट से इसको परगनों में बांट दिया जाता था। ऐसे ऐसे मल्टीपल परगनों में इसका प्रशासन बांट दिया जाता था। और एक परगना, जैसे ये एक परगना है, ये एक परगना लगभग 20 गांव से मिलकर बना होता था, और इन परगनों के कुछ अधिकारी होते थे। उन अधिकारियों के बारे में, प्रशासन से संबंधित कुछ अधिकारी उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं। तो इसके अंतर्गत जो पहला पद आता है प्रशासन में, वो है आमिल। आमिल जो पद है, इसके द्वारा कैसे प्रशासन किया जाता था परगनों के अंदर, वो ये जो आमिल का पद है वो आज के जमाने का एक कलेक्टर का पद है। ये परगने का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता था। महत्वपूर्ण अधिकारी, इसका सबसे अधिक इसको वेतन मिलता था। वेतन भी इसको सबसे अधिक मिलता था। इसका जो कार्य था वो राजस्व वसूली करना था। परगनों के अंदर राजस्व वसूली करना था। दूसरा, राजस्व की दरों को लागू करता था। राजस्व की दरें लागू करता था। राजस्व की वसूली करके ये कहाँ जमा करता था? दीवान के पास। और दीवान के पास एक विभाग होता था। उस विभाग का नाम था महकमा बकायत। महकमा बकायत। बकाया जो रह जाता था महकमा बकायत में जमा करता था। राजस्व की दरें दीवान के अंदर ही, सॉरी, केंद्रीय प्रशासन में जो दीवान का पद था उसके अंदर ही एक विभाग था महकमा बकायत। वो ही राजस्व की दरें निर्धारित करता था, और इन राजस्व की दरों को ये लागू करवाता था आमिल का पद परगनाओं में। अब ऐसा तो है नहीं ये राजस्व की दरों को लागू करवाएगा, राजस्व की वसूली अकेला कर लेगा। तो इसके सहायता के लिए, आमिल की सहायता के लिए कुछ अन्य सहायक अधिकारी भी इसको मिलते थे। उन सहायक अधिकारियों में थे आमीन। इससे छोटा अधिकारी था आमीन, एक तरह से तहसीलदार हो तहसीलदार आप ले लो। कानूनगो, आमीन, कानूनगो, पटेल, ये भी पोस्ट हुआ करती थी। पटवारी और चौधरी, ये जो है पोस्ट, ये जो पद के अधिकारी थे, ये आमिल को राजस्व के वसूली और निर्धारण में, राजस्व की दरों को लागू करने में सहायता प्रदान करते थे। अन्य जो कार्य थे, ये तो मुख्य कार्य थे इसके। अन्य कार्यों की अगर बात करें तो इसके अन्य कार्यों में किसानों के हितों को ध्यान रखना। किसके हितों को? किसानों के हितों को। ये इसका एक काम था। किसानों के हितों में क्या आती है? किसान तो कृषि पे निर्भर होता है ज्यादातर। तो कृषि को बढ़ावा देने के संबंधित जो भी कार्य करने होते थे, कृषि को बढ़ावा देने के लिए जो भी संबंधित कार्य थे, नहर, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि, ये सारे काम देखता था परगने में। अगला जो कार्य था, सूखा अगर पड़ जाता था तो
तो एक ऋण बांटा जाता था, जिस ऋण को बोलते थे हम तकावी ऋण, जो राज की तरफ से बांटा जाता था। तकावी ऋण इन्हीं अधिकारियों की सहायता से आमिल बांटता था। अब दूसरा पद हम देखते हैं। दूसरा पद है हाकिम। परगने के अंदर जो दूसरा पद आता है वो हाकिम का है। हाकिम क्या था? हाकिम आज के जमाने का डीजे होता है, डिस्ट्रिक्ट जज, इस तरह से ले सकते हो। तो न्याय संबंधी कार्य जो परगने में न्याय संबंधी कार्यों की देखरेख के लिए हाकिम का पद बनाया गया था। और ये हाकिम जो है वो सीधा शासक द्वारा नियुक्त व पदच्युत किया जा सकता था। नियुक्त व पदच्युत होता था। अगला हम देखते हैं फौजदार। एक तीसरा जो पद था वो फौजदार था। फौजदार फौजदार जो था, फौजदार परगने में दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी होता था। दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी था। सबसे बड़ा जो था वो आपका आमिल था, सबसे बड़ा अधिकारी होता था। और इसकी जो विशेषता है, ये पुलिस व सेना का अध्यक्ष होता था। सेना का अध्यक्ष होता था। इस फौजदार के जो नीचे थे के थानेदार होते थे। जब कभी चोरी होती थी तो थानेदार जो है चोरी का पता लगाते थे। और कभी कभी ऐसी संगीन चोरी हो जाती थी, बहुत बड़ी चोरी हो जाती थी, तो फौजदार के साथ साथ ठाकुर भी, ठाकुर प्लस फौजदार भी चोरी का पता लगाने के लिए घुड़सवारों पर सवार होकर डाकुओं के विरुद्ध जाया करते थे। तो मारवाड़ में इसे एक नाम दिया गया जिसका नाम है बाहर चढ़ना। बाहर चढ़ना। बाहर चढ़ना। बाहर चढ़ना जो शब्द है, ठाकुर और फौजदार जब संगीन चोरी होने पर डाकू के विरुद्ध अभियान पे जाते थे तो मारवाड़ में इसको, कहाँ पे? मारवाड़ में इसको बाहर चढ़ना बोला जाता था। अगला जो पद है वो औहदेदार। औहदेदार जो है एक बड़े परगने में होता था। बड़े परगने के परगनों में औहदेदारों की पोस्ट होती थी। और ये जो है हाकिमों की सहायता करने के लिए पोस्ट बनाई गई थी। हाकिमों की सहायता। अगला पोस्ट है पांचवा, खुफिया नवीस। खुफिया नवीस। ये जो खुफिया नवीस जो पद है, ये परगने की जो रिपोर्ट होती थी राजस्व की, वो दीवान के पास भेजता था। परगने की रिपोर्ट दीवान को भेजी जाती थी। परगने में जो खजांची होता था, केंद्रीय प्रशासन के अंदर जो आय व्यय का ब्यौरा रखता था, उसको खजांची बोला जाता था। तो ऐसे परगने के अंदर जो खजांची होता था उसको पोद्दार बोलते थे। पोद्दार क्या था? परगने का खजांची था। परगने का खजांची। खजांची। खजांची मतलब कैशियर, इंग्लिश नाम है इसका कैशियर। गांव का प्रशासन। गांव जो है शासन की सबसे छोटी इकाई थी। सबसे छोटी इकाई। और गांव का जो प्रशासनिक नाम था
गांव को प्रशासनिक रूप से मोजे बोला जाता था, मोजे। और मोजे जो थे वो दो प्रकार के थे, यानी कि गांव दो प्रकार के थे, एक तो असली थे और दूसरे दाखिले। दो प्रकार के मोजे होते थे, एक तो असली और दाखिले। असली मतलब जो पहले से थे, और दाखिले मतलब जो बाद में आए, बाद में जुड़े या नए बसे। अब पूर्व मध्यकाल की बात करते हैं तो गांव को पूर्व मध्यकाल में क्या बोला जाता था? ग्रामिक। पूर्व मध्यकाल में जो है गांव के मुखिया को जो बोला जाता था वो ग्रामिक बोला जाता था। धीरे धीरे बाद में ये पटवारी बन गया, लेकिन ऐसा नहीं है। क्षेत्र पटवारी जो है एक नाम था। इस गांव के मुखिया का जो है जाति के आधार पर भी नाम होते थे। जैसे अगर मेवाड़ की बात करते हैं एग्जाम्पल, मेवाड़ के अंदर ही जहाँ पे भील ज्यादा थे, राजपूत ज्यादा थे, जहाँ पे वहाँ अलग नाम था। जहाँ राजपूत ज्यादा थे उसको, पटवारी को जहाँ पे क्या बोला जाता था, गांव के मुखिया को गाड़ा बोला जाता था। और जहाँ भील ज्यादा होते थे वहाँ गमेती नाम से इसको बोला जाता था। और जहाँ महाजनों की बस्ती होती थी, ठीक है, वहां पर गांव के प्रधान को पटवारी बोल देते। मतलब ग्रामिक को, गांव के प्रधान को तीन नाम बोले गए। पटवारी भी बोला गया, पटवारी वहां पे बोला गया जहाँ पे महाजन लोग ज्यादा रहते थे मेवाड़ के अंदर। जहाँ राजपूत ज्यादा रहते थे वहां पे गाड़ा बोला गया गांव के प्रधान को, और जहाँ भील ज्यादा रहते थे वहां गमैती बोला गया। तो एक क्षेत्र विशेष में जाति के आधार पर भी गांव के प्रधानों की, गांव के मुखिया की अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं पटवारी। ये जो है पटवारी, गाड़ा और गमैती, जो ग्राम के हेड का नाम था, इसके कार्य क्या क्या थे? तो इसके जो कार्य थे वो दो कार्य थे। एक तो भूमि संबंधी कागजात रखता था, भूमि संबंधी कागजात इसी के पास होते थे गांव के। दूसरा, उसके अनुसार ये राजस्व इकट्ठा करता था, राजस्व इकट्ठा करता था। और इस काम के लिए इसके कुछ सहयोगी होते थे। उन सहयोगियों के नाम मैं लिख देता हूँ आपको। ये कनवारी, रै कनवारी ये खेत का रक्षक होता था, खेत की रक्षा का इसका काम था कनवारी का। दूसरा, दफेदार, दफेदार। तीसरा, और इसका सहायक अधिकारी था जिसका नाम था तलवाटी, तलवाटी, तलवाटी। चौथा था शहनाह, और पांचवा था चौकीदार। इस चौकीदार का काम तो आप समझ ही सकते हो, कनवारी खेत की रक्षा करता था, और ये चौकीदार भी का काम भी लगभग यही था। शहना जो होता था ये प्रबंधक की भूमिका निभाता था। किसकी? प्रबंधक की। और तलवारी जो था उपज को, तलवारी मतलब उपज को तोलता था, तोलता था किसको? उपज को। और ये दफेदार जो था राज्य का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी था, राज्य का लेखा जोखा रखने वाली, मतलब दफेदार मतलब एक तरह का कैशियर था। जैसे जैसे हम देखते हैं केंद्रीय प्रशासन में जो राज्य का लेखा जोखा रखता था उसका नाम था खजांची। परगने में आ गए तो परगने में उसका नाम क्या हो गया? परगने में उसका नाम पोद्दार था। यही बताया था, परगने का खजांची कैशियर। फिर उसके बाद
यहाँ पे गांव में फिर इसके बाद दफेदार, ये राज्य का लेखा जोखा लिखता था। तो याद रखना है, खजांची, खजांची, पोद्दार और दफेदार, ये कैशियर की हायरार्की है। मध्यकालीन राजस्थान में जो न्याय व्यवस्था का स्ट्रक्चर था वो इस तरह से था कि शीर्ष पर राजा होता था, राजा, लेकिन जो राज्य था वो परगनों में बटा था। जैसे मान के चलो परगने, ये परगना है और एक ये परगना है, दो, लेकिन उनमें से कुछ परगने खालसा घोषित कर दिए जाते थे, खालसा, और ये परगना है। तो खालसा सीधा राज्य के अधीन होता था, राजा के अधीन होता था। तो खालसा में जो न्याय व्यवस्था का काम होता था वो कौन देखता था? हाकिम देखता था। यहाँ पे हाकिम के द्वारा न्याय व्यवस्था का काम देखा जाता था। और यहाँ पे परगने में जो उसका जागीरदार होता था, जागीर का या परगने का, वो देखता था। इससे नीचे जो छोटे मोटे झगड़े होते थे, इनके नीचे ग्राम में बटा हुआ था। ठीक है, राज्य परगनों में बटा हुआ था और परगने से छोटी इकाई जो थी ग्राम थी, जिसको हम मोजे बोलते थे। ठीक है, ये मोजे थे, छोटे छोटे मोजे। मोजे पंचायत स्तर पे छोटे मोटे झगड़ों को निपटा लिया जाता था। तो उसके बाद जो अधिकार क्षेत्र था वो हाकिम का आता था खालसा क्षेत्र में, और परगने पे जागीरदार। इसके बाद जो ज्यादा बड़े दंड होते हैं उनको जो है राजा देखता था, और अंतिम जो निर्णय था वो राजा का होता था। लेकिन ये तो बात आती थी क्रिमिनल केसेस की। जो रेवेन्यू केसेस होते थे, जो रेवेन्यू के अपराध होते थे, उनको भी हाकिम और ये जागीरदार ही देखा करते थे। राजा का जो क्षेत्राधिकार था वो बड़े अपराध व मृत्युदंड के जो मामले होते थे वो राजा के पास लाए जाते थे। अब एक प्रश्न आता है कि न्याय का जो आधार था, न्याय का आधार क्या था? आज के टाइम पे न्याय का आधार क्या है? लॉ, आईपीसी, सीआरपीसी, विभिन्न रेवेन्यू लॉज और डिफरेंट टाइप के लॉज। तो उस समय जो न्याय का जो आधार था वो सामाजिक परंपराएं थी, सामाजिक परंपरा व धार्मिक परंपराएं थी। ये न्याय के आधार थे। धार्मिक परंपराओं में हमारे धर्म ग्रंथ ये आ जाते थे। उसके बाद इनको जागीरदारों को शरणागत का अधिकार प्राप्त था। अगर कोई अपराधी इनकी शरण में आ जाता है तो फिर उसको दंड नहीं दिया जाता था, उसको माफ कर दिया जाता था। तो इनको जो है हाकिम और जागीरदारों को शरणागत का अधिकार प्राप्त। इससे क्या होता था कि न्याय व्यवस्था पर एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। अब इसके कुछ फायदे हैं, इस न्याय व्यवस्था के कुछ बेनिफिट। दंड जो होते थे, एक बात और देते हैं बेनिफिट देखने से पहले, दंड जो होते थे वो सामान्यतः कठोर नहीं होते थे, कठोर दंड नहीं थे, नॉर्मल दंड दिए जाते थे। तो इसका एक बेनिफिट ये होता था कि अधिकांश मामले निचले लेवल पे ही, इस स्तर पे ही सुलझा दिए जाते थे। इस स्तर पे ज्यादा से ज्यादा यहाँ पहुंचते थे और कुछ ही केसेस राजा के पास जाते थे। तो इस प्रकार से न्याय जो था, एक तो सस्ता था, तीव्र होता था न्याय बहुत सुगमता से, और उसका जो है अनुपालना भी बहुत अच्छी होती थी, क्योंकि जो दंड विधान था वो दंड इतना कठोर नहीं था, बहुत कम लेवल का कठोर था। तो आसानी से दंड को मान लिया जाता था और मामले का निपटार लगभग इन्हीं लेवल पे ही हो जाया करता था।